माइंडफुलनेस का जो मेन प्रैक्टिस है वो है प्रेजेंट में रहना, ठीक है। आप फंडामेंटल समझो, माइंडफुलनेस के जितने भी इंटरवेंशंस हैं, जो उसको मैंने बताया, एमबीए बताया है, माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन, वो जितने भी है वो है प्रेजेंट में रहने का, ठीक है। माइंड भागेगा क्योंकि माइंड की नेचर है, जैसे आपने बताया ना कि जब मैं बोल रहा था देन यू आर रिटर्निंग बैक बट योर माइंड वाज वंडरिंग इन बिटवीन। तो वो नेचुरल टेंडेंसी होती है हर व्यक्ति की। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनका भी माइंड जाता है। लेकिन जब वो अपना काम कर रहे होते हैं जिसमें उनका पैशन होता है, जिसमें उनका पैशन होता है, जैसे कि जब वो अपना काम कर रहा होता है तो उसमें वो बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। या जो थिएटर करता है, जब वो स्टेज पे आएगा उसका ग्लो अलग हो जाता है। वाई? बिकॉज दैट पर्सन इज सो मच इनटू दैट एक्टिंग। या जो क्रिकेटर है जब मैदान में उतरता है तो सुपर परफॉर्म करते हैं, क्यों? क्योंकि वो पैशन है उसका। तो जो आपका पैशन होता है उसमें आपका ध्यान कभी नहीं भटकता है, कभी नहीं भटकता। लेकिन जिसको आप एंजॉय नहीं करते हो तो उसको आप हाफ हार्टेडली करते हो, आपका माइंड उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, देन यू डोंट प्रैक्टिस दैट थिंग सीरियसली और डीपली। इस माइंडफुलनेस में हम ये सिखाते हैं कि जो आप करते हो, जो आपको पसंद नहीं है उसको भी आपको पसंद करना है, उसको भी आपको लाइक करना है। जैसे खाना खाना लोग पसंद नहीं करते हैं, मतलब स्वाद तो लेते हैं लेकिन माइंडफुली खाना नहीं खाते, राइट। वो उसको समझते हैं कि चलो एक जरूरी काम है, कर लो, कि जिंदा रहना है, कर लो। और उसमें भी जिसमें टेस्ट आता है, जिस खाना में टेस्ट आता है, फिर वो दबा के खाते हैं उस चीज को। मतलब वहां भी माइंडलेस हो जाते हैं, मतलब क्या, अपने पेट की नहीं सुनते। तो इसमें हमें यही सिखाना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, अपने आप को सिखाना होता है कि मैं अभी जो कर रही हूँ, मैं जो अभी कर रहा हूँ, मेरे को अपना 100% देना है उसमें। फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आप जो करते हो उसमें आप वैसे करते हो जैसे कोई पैशनेट करता है, ठीक है। जो काम आपका पैशन है उसी इंटेंसिटी के साथ करना, मतलब वो तो आपका माइंडफुलनेस के साथ काम हो रहा है लेकिन बाकी माइंडफुलनेस के साथ नहीं हो रहा है, राइट। और ये कैसे होता है? हम अपने आप को एडुकेट करते हैं, हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, हम अपने आप को ये बताते हैं कि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई वी हैव टू डू दिस वेरी सीरियसली। मतलब हमारे एक न्यूरो सिस्टम में एक नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं सैलियंस नेटवर्क। सैलियंस नेटवर्क SN कहते हैं, मतलब SN, प्लीज नोट डाउन, SN, सैलियंस नेटवर्क। सैलियंस नेटवर्क जिसका बहुत मजबूत होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपको उस पर फोकस रखता है, ठीक है, उसमें फोकस रखता है। अब सैलियंस नेटवर्क किसी किसी चीज में आपका मजबूत होता है, किसी किसी चीज में आपका कमजोर होता है। वही जो आपका पैशनेट चीज है उसमें आपका SN बहुत पावरफुली काम करता है, लेकिन जो आपका पैशन नहीं है, जो आपका फेवरेट नहीं है, उसमें आपका SN डल हो जाता है। डल मतलब बिल्कुल लेथार्जिक हो जाता है, लेजी हो जाता है, और इसलिए उस चीज को हम कैसे तैसे करके हम खत्म कर देते हैं। जैसे मॉर्निंग में आप योगा करने आते हो, राइट, माइंडफुल योगा करने आते हो, अगर आपको लगेगा अरे क्या योगा कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर एंजॉय करते हुए नहीं करोगे तो फिर वाई यू आर नॉट एंजॉइंग, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज वेरी सेलियंट। सेलियंस मतलब होता है महत्वपूर्ण, सेलियंस का मतलब होता है सीरियस या इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, अगर आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तो आपका SN वहां पर डल हो जाता है, वो काम नहीं करता है, और फिर क्या होता है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और बेनिफिट मिलने के बजाय आपको क्या होता है, नुकसान होता है। आप से योगा करते हो, अगर योगा ध्यान से नहीं करोगे, मतलब माइंडफुलनेस से नहीं करोगे, तो क्या करोगे, आप शरीर में कहीं खींच पड़ जाएगी, कहीं इंजरी हो जाएगी, कहीं बॉडी को ऐसे ट्विस्ट कर दोगे जो नहीं करना था, राइट, या तो ओवर कर दोगे या हल्के में करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा, फिर आपका जो है बॉडी हेल्दी नहीं होगी। मतलब न्यूरो सिस्टम, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको हमें एक्टिवेट करना होता है, किसके द्वारा? योगा के द्वारा। हीलिंग को हमें एक्सपेडाइट करना होता है। हीलिंग, शरीर
में एनर्जी को एक्टिवेट करना होता है। हमारे चक्र होते हैं ना शरीर में, हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, एनर्जी होती है, तो एनर्जी को हम एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं अगर हम एक्टिवली योगा नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ये एसेंस से होता है। और हमारे न्यूरो सिस्टम में एक होता है अटेंशन नेटवर्क, AN, उसको बोलते हैं AN, नोट प्लीज नोट डाउन, AN कहते हैं अटेंशन नेटवर्क। अटेंशन नेटवर्क, उसमें ही ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो काम करते हैं। और अटेंशन नेटवर्क वही, क्यों अटेंशन भी कहीं कहीं आप उसको यूज करते हो, कहीं कहीं आप यूज नहीं करते हो। मतलब आपके भीतर वो है लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हो। आप वहां यूज करते हो जहां आपको लगता है कि मेरे को यूज करना है। अब जैसे ब्रेथ, जो आपका ब्रेथ अभी ऑब्जर्वेशन था, अगर आप जैसे आप कर रहे थे ना, नींद आती है। नींद क्यों आती है? नींद आती है क्योंकि यू आर नॉट एंजॉइंग दैट। एंड व्हाई यू आर नॉट एंजॉइंग? बिकॉज दिस इज न्यू थिंग फॉर यू एंड यू आर नॉट ट्रेन्ड इन टू दैट। और कोई भी चीज हम जब फर्स्ट हैंड करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वैसे कोई एक्टिंग है या कोई क्रिकेट है या कोई आर्ट है, म्यूजिक है, पहली बार जाओगे क्लास में तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, धीरे 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 उसमें इंटरेस्ट है। जैसे जैसे आपको बेनिफिट मिलता है, एंजॉय करते हो, वैसे वैसे आप उसको और ज़्यादा करते हो। और हमारे ब्रेन में एक न्यूरो सिस्टम होता है, एक, उसको बोलते हैं डोपामिन, डोपामिनर्जिक, डोपामिन हार्मोन्स कहते हैं, राइट। डोपामिन, डोपामिन को कैसे एक्टिवेट करना चाहिए वो हमें आना चाहिए, राइट। जिसका डोपामिन एक्टिवेट नहीं रहता है उस चीज को एंजॉय नहीं करता है, राइट। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन आपको रिवार्ड सिस्टम है, रिवार्ड सिस्टम कहते हैं डोपामिन को। क्या बोलते हैं? रिवार्ड सिस्टम। आपको, आपके ब्रेन को लगेगा कि इससे मेरे को बहुत रिवार्ड मिलेगा, राइट, बहुत फायदा मिलेगा, तो उसमें पूरी जान लगा देता है। लगता है इसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर वो डोपामिन उसमें फ्लो नहीं होता, डोपामिन फायर नहीं होती, तो इसलिए हम उसको एंजॉय नहीं करते, राइट। तो डोपामिन को भी एक्टिव कैसे किया जाए ये भी आपको सीखना है। किसमें? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में। और डोपामिन कैसे एक्टिव हैक होता है? अपने ब्रेन को, अपने आप को यह एहसास करो कि इसके कितने सारे फायदे हैं, एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं। जब इसके फायदे देखोगे तो आपको एक एंकर की तरह काम करेगा, फिर आपको बिल्कुल उसमें फ्लो करके रखेगा। तो ये सब आपको एक्टिव रखना है। कब? जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कब करोगे? 24 आवर्स, जब आप सो रहे हो। जब आप सो रहे हो तब भी आपका जो है ब्रेन हील कर रहा है, राइट। जब हम सो रहे होते हैं तो उसमें 3 स्लीपिंग के 3 पैटर्न्स होते हैं नींद के। पहला पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं कोर स्लीपिंग। कोर स्लीपिंग, कोर स्लीपिंग मतलब होता है जो एक नॉर्मल स्लीपिंग होती है, ठीक है, जब आप सो रहे होते हो, राइट। एक नॉर्मल स्लीपिंग होती है। और एक स्लीपिंग होती है जिसमें रेम स्लीपिंग होती है, REM, रैपिड आई मूवमेंट जिसको बोलते हैं, REM, रेम स्लीपिंग। रेम स्लीपिंग में क्या होता है? आप ड्रीम देखते हो, सपने देखते हो। जो आप सपने देख रहे हो उस समय भी आपका ब्रेन काम कर रहा है, राइट। जब आप सपने देख रहे हो उस समय ब्रेन काम कर रहा है। और जब आप कोर स्लीप में हो तो उस समय ब्रेन काम नहीं कर रहा होता ज्यादा, ठीक है। मतलब उस समय आप नॉर्मली ना सपने देख रहे हो ना गहरी नींद में होते हो। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है डीप स्लीप। तो पूरी स्लीप को अगर आप 6 घंटे सोते हो या 4 घंटे सोते हो, राइट, या आप 8 घंटे सोते हो, तो उसमें 3 क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। डीप स्लीप में मतलब कैसा होता है? डीप स्लीप में सर कैसा होता है? मतलब सपना भी नहीं आएगा या फिर? डीप स्लीप में सपना नहीं आता है, कोई ड्रीमिंग नहीं होती डीप स्लीप में। और डीप स्लीप कोर स्लीप से ज्यादा गहरी होती है। अगर आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे, तो उसका 20% क्या होता है? वो डीप स्लीप होता है, मैक्सिमम 20%। नॉर्मली लोग 20% ही सो पाते हैं डीप स्लीप में। और जो बहुत ही ओवर थिंक करता है, जो बहुत ही एंजाइटी में रहता है, दिन भर हाइपर एक्टिव रहता है, ADHD वाले या डिप्रेशन एंजाइटी वाले, उनकी डीप स्लीप जो होती है
5%, 8% ऐसे होती है। वो सपने बहुत देखते हैं, वो ओवर थिंक करने वाले सपने बहुत देखते हैं, ठीक है। और कोर स्लीप उनका हो सकता है। और एक होता है अवेक। अवेक मतलब बीच बीच में आप जाग जाते हो, ब्रेन आपका बीच बीच में जाग जाता है। हम्म, तो ये 4 पार्ट स्लीप के होते हैं, बीच बीच में नींद टूटना। और वो हो सकता है कि 1 मिनट के लिए हो, 4 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हो। जिसके अंदर जितना हेल्दी रहेगा वो क्या होगा, उसका पूरा साइकिल बहुत अच्छा चलेगा। जो एससीएन होता है ना, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, हमारे हाइपोथैलेमस में होता है, वो कंट्रोल करता है। वो बॉडी को सिंक्रोनाइज करता है, आपके पूरे हेल्थ को सिंक्रोनाइज करता है। और ये किससे अफेक्टेड होता है? सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से, डार्कनेस से। उसके बाद भोजन की टाइमिंग, जिस टाइम आप ब्रेकफास्ट करोगे, जिस टाइम लंच करोगे, जिस टाइम डिनर करोगे, एक बार रिदम बन जाएगा तो आपकी बॉडी आपको जो क्लॉक है वो बोल देगा कि अब खाने का टाइम है। आपको बहुत तेज भूख लगेगी, आपको बहुत तेज नींद आती है ना। जो आपका सोने का टाइम है उस टाइम बहुत तेज नींद आती है। मतलब क्या, वो जो क्लॉक है एससीएन, उसको आपने ट्रेन किया है कि उस समय सोना है, अब वो रिदम बन गया है। उस रिदम पे अगर आप नहीं सोओगे, अगर वो बिगड़ गया तो उस रात आपको नींद नहीं आएगी, या तो हो सकता है कई घंटे तक नींद ना आए। मतलब यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग दैट इनर क्लॉक, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग एससीएन, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर नॉट माइंडफुल टू एससीएन। उसके बाद एक्टिविटी पैटर्न, आप देखोगे जिस टाइम आपको जो काम करने की आदत है उस टाइम वो क्लॉक आपको रिमाइंड करता रहता है कि अब ये काम करने का टाइम है, ठीक है। तो जो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीता है उसका एससीएन मतलब सर्काडियन रिदम बहुत ही ऑप्टिमम होता है। और प्रभावित होता है किससे? मतलब सूर्य के प्रकाश से, डार्कनेस से, भोजन की टाइमिंग से, एक्टिविटी से, स्लीपिंग टाइमिंग से, ये सब उसको प्रभावित करता है। और ये सर्काडियन रिदम क्या आपको कंट्रोल करता है? ये जो सोने का टाइम है, जागने का टाइम है, ये इसको प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके अलावा मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन की वजह से क्या होता है? नींद आती है हमें। मेलाटोनिन हार्मोन होता है, राइट। कॉर्टिसोल रिदम को भी ठीक करता है। कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कहते हैं, कॉर्टिसोल भी हमें चाहिए। कॉर्टिसोल बदनाम है किसके लिए? स्ट्रेस के लिए, लेकिन वो हमें एक्टिव ही बनाता है। वो कॉर्टिसोल कब जागता है? जब सुबह उठते हो आप, तो देखोगे थोड़ा सा स्ट्रेस आपको फील होगा, ठीक है। जब सुबह उठोगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है। वो स्ट्रेस क्या होता है? वो बॉडी की ऑटोमेटिक एक ट्यूनिंग अप होती है। मॉर्निंग टाइम उठ के अगर आप प्रकाश में आते हो तो उस समय बॉडी ट्यून कर रही होती है। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्काडियन रिदम। उसके बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन जो निकलता है उससे भी होता है। जिसका रिदम खराब होगा धीरे धीरे वो डायबिटिक हो जाएगा वो, ठीक है। डायबिटीज डेवलप होती है टाइप 2 इसकी वजह से, फिर टाइप 1 हो जाता है। लेकिन आप प्रिवेंट कर सकते हैं इसको ठीक करके। लीवर ग्लूकोज रिलीज, लीवर भी ग्लूकोज को रिलीज करता है। जब आप सो रहे होते हो तो उस समय बॉडी को जरूरत पड़ती है किसकी? ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो लीवर उसको सिक्रेट कर रहा होता है। या जब हम स्ट्रेस में होते हैं उस समय भी वो रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है क्या? सर्काडियन रिदम। अगर आप टाइम से नहीं सोओगे, टाइम से नहीं उठोगे, टाइम से नहीं खाओगे, टाइम से काम नहीं करोगे तो ये रिदम भी बिगड़ता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो हार्ट बीट है वो कभी बहुत हाई हो जाएगा, कभी बहुत लो हो जाएगा। फ्लक्चुएशन बहुत हाई होता है। मतलब एचआरवी जो कहते हैं, एचआरवी क्या होता है? उसका पैटर्न बिगड़ता है वो, ठीक है। उसके बाद ब्रेन वेव ट्रांजिशन, ब्रेन वेव भी बहुत फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग्स आजकल बहुत होता है ना, क्यों? क्योंकि उसका सर्काडियन रिदम खराब है, उसकी नींद प्रॉपर नहीं हुई, वो ठीक से खा नहीं पा रहा, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक नहीं है। उसका कॉग्निटिव क्लैरिटी एंड मूड क्लैरिटी, आपका ब्रेन सही काम नहीं करेगा, इंटेलिजेंस आपका सही नहीं होगा, डल माइंड का होगा। मतलब जब फोकस करना चाहिए तब वो सो रहा होगा, जब सो रहा चाहिए तब वो फोकस कर रहा होगा।
सो व्हाट आई मीन कि हमें ये सब इसको ठीक करना है, किसके द्वारा? माइंडफुलनेस के द्वारा, SCN। और ये कैसे होगा? सर्काडियन रिदम को भी आपको ठीक करना है। ठीक है, तो ये जो डे 1 का जो हमारा जो टॉपिक था, जो आपको स्टडी भी करनी है, जो आप हमारे साथ सीखोगे थियोरी में, प्रैक्टिस में, तो प्रैक्टिस में आप घर पे भी जब कभी समय मिले तो वहां भी प्रैक्टिस करो। ये आपका ठीक है 7 दिन का आपका, ये समझो कि मेरा प्रोटोकॉल है, किसका? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। इसके बाद जो टाइम मिलेगा 4 दिन का, आप लोगों का 4-5 दिन का है, उसमें आप घूमो, एंजॉय करो। अभी आपको पूरी अपने को ट्रेन करना है। वो कैसे? जो यहाँ सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, आपस में उसका डिस्कशन करना। यू थिंक, यू ईट, यू ड्रिंक, यू कंज्यूम, यू डाइजेस्ट, व्हाट? माइंडफुलनेस इटसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी करनी है। तो एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना है, मॉर्निंग में, फिर प्रैक्टिस करना है मुकेश जी के साथ, फिर हमारे साथ लर्न करना है आपको। हम टेक्निक्स बताएंगे आपको, जो किताब में है वो तो है, इसके अलावा भी बहुत कुछ बताएंगे आपको, और जो आप ये सब लेके जाओ यहाँ से। ठीक है, ये मेमोरी में लेके जाओ, नोटबुक्स में कुछ नोट करके जाओ और बार बार उसको देखते रहो। ठीक है, तो जो फर्स्ट डे का है, मुकेश जी ने कुछ बताया होगा आपको, लेकिन मैं एक बार उसको गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, और फिर प्रैक्टिस, उसी को प्रैक्टिस करना है आपको। तो पहला पॉइंट था टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड एसेंस ऑफ माइंडफुलनेस। ठीक है, पहला इसका पर्पस है, जो फर्स्ट जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है कि हमें माइंडफुलनेस को समझना है, ये क्या है। माइंडफुलनेस का एक ही अर्थ है कि हम जो करते हैं माइंड के साथ करें। एक होता है माइंडफुलनेस, एक होता है माइंडफुलनेस, माइंड को फुल करके रखना। FULL माइंडफुल होता है माइंडफुलनेस, FULNESS। तो हमें फुल नहीं रखना है, हमें माइंडफुल रखना है, मतलब माइंड को वहां प्रेजेंट रखना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिशनल फाउंडेशन माइंडफुलनेस का क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का। तीसरा ऑब्जेक्टिव है पर्सनल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, आपको पर्सनल प्रैक्टिस करना है इस कोर्स में, यहां अपने निवास पे हर जगह। उसके बाद है ट्रेन अटेंशन एंड प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, अपने अटेंशन नेटवर्क को आपको क्या करना है? मजबूत करना है। ठीक है, हमारा जो अटेंशन नेटवर्क है, हम उसका यूज नहीं करते नेटवर्क को, इसलिए क्या होता है? मजबूत नहीं होता है, या किसी किसी चीजों में यूज करते हैं, किसी चीजों में, ज्यादातर चीजों में हम यूज नहीं करते। हमें हर चीज में उस नेटवर्क को यूज करना है। सोने में भी अटेंटिवली सोओगे तो आपका जो स्लीप होगा ल्यूसिड होगा। ड्रीम भी ल्यूसिड ड्रीम होता है, ल्यूसिड ड्रीम होता है, मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, किस में? ड्रीम में। जब आप माइंडफुली जीते हो, माइंडफुल लिविंग कहते हैं, तो आपका जो ड्रीम है उसमें देखोगे कई जो मैथमेटिशियन है वो अपने के सवालों को हल कर लेते हैं, कोई उलझनों को ठीक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं उसको। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस, यही पर्पस है कि माइंडफुलनेस का साइकोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट क्या है। टू अंडरस्टैंड द न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ माइंडफुलनेस, इसमें न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस क्या है माइंडफुलनेस का। अब जैसे न्यूरो सिस्टम क्या है? न्यूरो सिस्टम मतलब होता है ब्रेन सिस्टम, न्यूरो का मतलब ब्रेन होता है, राइट? न्यूरो सिस्टम। अब बायोलॉजिकल सिस्टम जिसमें बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे बोन्स है, मसल्स है, नर्व्स है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जिसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ये सब है। उसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सभी बायोलॉजिकल सिस्टम में आता है। ठीक है, तो ये भी समझना कि माइंडफुलनेस में कौन कौन सी चीजें काम करती है। तो माइंडफुलनेस में न्यूरो और बायोलॉजिकल सिस्टम काम करते हैं, मतलब पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को आपको एंगेज करना है। मैंने कल भी बताया था कि आपके जितने भी सेंसेस हैं, सभी सेंसेस को एंगेज करना है। किसमें? जो आप काम कर रहे होते जिस समय, जैसे अभी आप क्लास में हो, क्लास में आपकी आंखें मेरी तरफ होनी चाहिए, आपके कान पूरी तरह ओपन होना चाहिए। ठीक है, 2 सेंस का बहुत यूज होता है किसमें? लर्निंग में। और तीसरा जो इनर ब्रेन है, अटेंशन नेटवर्क, वो पूरा एंगेज होना चाहिए, वो न्यूरल नेटवर्क आता है, राइट? आप बॉडी भी एंगेज, मतलब क्या? आप जो बैठे हो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। अगर आप लेट के पढ़ाई करते, अगर आप बहुत ही लेथार्जिक होकर बैठ के सीखते तो सीख नहीं पाओगे।
आपका पोस्चर परफेक्ट होना चाहिए। तो मतलब क्या, बॉडी भी आपके है इसमें पूरी एंगेज्ड है, बॉडी के साथ आपके सेंसेस भी एंगेज्ड हैं, आईज, ईयर सबसे ज्यादा वो है, और तीसरा आपका ब्रेन एंगेज्ड है इसमें। आपका ब्रेन अगर यहां पर नहीं होगा, ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अटेंशन नेटवर्क, जिसमें होता है, जिसको हम बोलते हैं ACC, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये क्या होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो पूरा ब्रेन को ये कंट्रोल करता है। कब, जब हम इसको एक्टिव रखते हैं। जब ये एक्टिव नहीं रहता है तो कंट्रोल ब्रेन को क्या करता है, हमारे पीछे एक लिम्बिक सिस्टम होता है, जो डर है, जहां पर भय है, फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, ऑल द बैड एक्सपीरियंसेस है, वो मेमोरीज है, नेगेटिव मेमोरीज, वो भी कंट्रोल करता है, राइट, वो भी कंट्रोल करता है। या तो आप पॉजिटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में रहोगे या नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में रहोगे। तो आपको किसको इन्फ्लुएंस में रखना है वो हमारे ऊपर है, वो हम डिसाइड करते हैं। लेकिन के लोग जो है शुरुआत में जानबूझ के करते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं अरे अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में उन्होंने खुद डेवलप की थी हैबिट, और हैबिट इतनी मजबूत हो गई और पीपल बिकम हेल्पलेस। वो हैक कर लेता है, आपके पूरे बॉडी को हैक कर लेता है, पूरे हार्मोन्स को हैक कर लेता है, और वो आपको डिफीट कर देता है। इसलिए हम ये भी सीखेंगे। सातवां, कल्टिवेट बॉडी अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन। बॉडी में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। जब हम एंजाइटी में होते हैं, हमारा हार्ट टाइट हो जाता है, जो स्टमक टाइट हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, उसके बाद जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या है, आपको बहुत हाइपर एक्टिव रखता है। अगर हाइपर एक्टिव रहोगे तो वो क्या होता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। एक अर्थ में ठीक है, एक अर्थ में, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। जो जितना एक्टिव रहेगा रात में उतनी गहरी नींद सोएगा, दिन में जो जितना लग्जरी आराम में रहेगा रात में वो उतना जागता रहेगा। देखते हो जो पैसे वाले होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज, जिनके नौकर चाकर होते हैं, रात को नींद नहीं आती उनको, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करता ही नहीं हो, तो दवाई, नींद की दवाई लेके सोता है। लेकिन जो जितना फिजिकली एक्टिव रहेगा रात में घोड़े बेच के सोता है। सो वी हैव टू एंगेज द बॉडी, वी हैव टू एंगेज द ब्रेन, वी हैव टू एंगेज ऑल द सेंसेस। आठवां पर्पस है टू डेवलप इमोशनल रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी। इससे भी देखोगे कि माइंडफुलनेस से ये आएगा। नौवां, कल्टिवेट सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ काइंडनेस। माइंडफुलनेस के द्वारा अपने प्रति आप काइंडनेस डेवलप करते हो, राइट, ठीक है। काइंडनेस क्या है, आप अपने आप को बहुत नफरत करते हो। एक अर्थ में आपको लगता है कि मैं अपने को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आप अपने आप को प्यार नहीं करते। मतलब क्यों? क्योंकि यू आर सो वायलेंट टू योरसेल्फ, यू डोंट फीड योर बॉडी एट दिस व्हेन इट फील्स हंग्री, यू डोंट supply the water when it feels thirsty, you don't supply the sleep when it feels sleep, you don't rest your eyes when your eyes want to rest, you don't rest your ears when your ears say hey no, don't listen, you still listen the music, right? You're violent, you don't have self compassion, you don't have self kindness. जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे you will start loving yourself. जब आप अपने आप को प्यार करोगे, फिर दूसरों को भी चाहोगे कि वे भी अपने आप को प्यार करें, फिर आप चाहोगे कि वे भी आपको प्यार करें, ठीक है, और आप भी उनको उतना प्यार करोगे। व्हाट आई मीन्स माइंडफुलनेस एक सेल्फ कंपैशन, सेल्फ काइंडनेस डेवलप करता है, जो लविंग काइंडनेस को भी इंट्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है, और कंपैशन अवेयरनेस बढ़ाता है। और 11वां जो पर्पस है वो ब्रिंगिंग माइंडफुलनेस इनटू डेली एक्टिविटीज। आपको अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को इनकॉर्पोरेट करना है, आपका जो स्केड्यूल है उसमें इसको इंसर्ट करना है। मतलब हर काम में घुसेड़ो, किसको? माइंडफुलनेस को घुसाओ, है ना, हर काम में घुसाओ, नहीं कहते टांग अड़ाओ, माइंडफुलनेस को ले आओ बीच में। जो भी आप काम करते हो, राइट फ्रॉम वेकिंग अप टिल योर ड्रीमिंग आल्सो। जब हम ड्रीम कर रहे होते हैं वो ब्रेन एक्टिव रहता है, माइंड एक्टिव रहता है। पता है ड्रीमिंग में क्या होता है? ब्रेन क्या करता है, वो ट्यून अप करता है अपने ब्रेन को, उसमें से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, उसके नेटवर्क को ठीक करता है, स्ट्रेस को ठीक करता है, एंजाइटी को ठीक करता है,
ड्रीमिंग के द्वारा। ड्रीमिंग में कई बार आप बदला लेते हो ना बदला, जो आप रियल लाइफ में नहीं ले सकते, ड्रीम में बदला। किसी को गाली देते हो, किसी को मारते हो, जिसको आप नहीं मार सकते जागते में। वो क्या होता है, वो ब्रेन अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहा होता है। देयरफॉर ड्रीमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसी को रेम स्लिप कहते हैं, रेम स्लिप। अभी आप अवेक स्टेट में हो, अभी आप स्लीपी स्टेट में नहीं हो, अभी आपका रेम स्लिप भी नहीं हो, आप अवेक स्टेट में हो। लेकिन स्लीपिंग में 3 स्टेट होते हैं, या तो रेम या डीप या कोर। और डीप स्लीप उसी का बढ़िया होगा जो पूरे माइंडफुलनेस के साथ अपने हर काम को किया है, ठीक है। और 12वां जो बेनिफिट है, इसका पर्पस है, वो है डेवलप रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस थ्रू माइंडफुलनेस। डायरी, आप डायरी नोट करो, डायरी बनाओ, या आप व्लॉग करो, वीडियो लॉगिंग बनाओ कि हे गाइस, आई एम लर्निंग माइंडफुलनेस, I have just started a mindfulness training course in Rishikesh and today I have learned this thing। के लोग के अंदर शाइनेस होता है ना, बिकॉज यू आर थिएटर गाय, तो आप बढ़िया से कर सकते हो, या आप पब्लिक में जो होता है वो बढ़िया से कर सकता है। तो जो शाइनेस होता है, जो एक शर्म कहते हैं, शर्म या कैमरा कॉन्शियसनेस, वो भी जाता है किसके द्वारा, माइंडफुलनेस के द्वारा। ब्लॉग शुरू करो, क्योंकि वो रिकॉर्ड रहता है। आप देखोगे कि कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, ठीक है। डायरी लिखना है, उसमें टाइम लगता है। ऑडियो या पॉडकास्ट करो। पॉडकास्ट आजकल लोग गलत ट्रेडिशन बन गया पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट मतलब समझते हैं कि वीडियो में बैठ के एक दूसरे की बात करते हैं, उसको पॉडकास्ट करें। पॉडकास्ट वो नहीं होता है। पॉडकास्ट होता है जो ऑडियो पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट शुरू हुआ था पहले, बहुत पहले, ठीक है। एप्पल ने शुरू किया था, उसके बाद फिर वो वीडियो पॉडकास्ट होना शुरू हो गया। मतलब आप ऑडियो बनाओ। अगर वीडियो में आप फेस नहीं करते हो, कैमरा फेस करने में थोड़ा सा झिझक है, तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करो और पॉडकास्ट बना के शेयर करो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको फायदा होता है। आप देखोगे व्हाट आई वाज अ ईयर बिफोर, व्हाट आई एम नाउ। या ब्लॉगिंग, राइटिंग करो, अगर टाइम है तो ब्लॉग बनाओ, उसमें बुलेट पॉइंट्स में लिख दो, आज ये किया है। या डायरी नोट करो, अभी समय नहीं है, डायरी में बुलेट पॉइंट्स नोट करो, बाद में उसको बनाओ। बट यू मस्ट डू दैट, दैट इज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। एंड 13 है टू अंडरस्टैंड पर्सनल वैल्यूज एंड माइंडफुल लिविंग। ये भी एक गोल है इस कोर्स का, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर बिगिनर लेवल माइंडफुलनेस टीचिंग। 14th पर्पस है इस कोर्स का कि आपको बिगिनर्स लेवल का माइंडफुलनेस सीखो और सिखाओ, ठीक है। 15वां गोल है टू डेवलप इथिकल सेंसिटिविटी इन माइंडफुलनेस टीचिंग। इथिकल प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी का कोच बनते हो, राइट, किसी का आप गाइड बनते हो, टीचर बनते हो, स्कूल में जैसे अगर इनकॉर्पोरेट करोगे या किसी स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स आप पे रिलाई करता है। अगर स्टूडेंट्स आप रिलाई करता है तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है। अगर आप कुछ भी सिखा दोगे, कुछ भी गलत सिखा दोगे, अपना हाइपोथेटिकल चीजें सिखा दोगे जो कि साइंटिफिक नहीं है, नुकसान किसको होगा, स्टूडेंट्स को होगा। मतलब यू आर नॉट इथिकल। So what is ethics in mindfulness teaching? That you are very mindful of authenticity, right? And medical care, psychological, their psychological health को boost करोगे आप, ठीक है। उसके बाद कई साइकोलॉजिकल चीज़ों को ठीक भी करोगे, ट्रॉमा थेरेपी भी आप कर सकते हो, राइट। उनको आप सपोर्ट करोगे, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनना मतलब एक इथिकल प्रैक्टिशनर बनना, ठीक है। उसके बाद है टू सपोर्ट रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग। जैसे आप रिसर्च करें तो इसमें आपको सपोर्ट मिलेगी इस कोर्स से, ठीक है। एक और गोल है इसका, टू इंटीग्रेट एंशिएंट विजडम इनटू मॉडर्न साइंस एंड टू इंटीग्रेट एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस, दोनों को अपने इसमें अप्लाई करना। अब ऐसे एंशिएंट विजडम है किसका, माइंडफुलनेस का, जो किसने सिखाया, तथागत बुद्ध ने सिखाया, जो कि सुपर एनलाइटेंड थे, उन्होंने सिखाया, वो एंशिएंट है। लेकिन मॉडर्न साइंस कैसे उसको एक्सेप्ट कर रही है, आप कैसे उसको अब अप्लाई कर रही है, तो दोनों को हम साइंटिफिकली उसको हम प्रूव करेंगे तो लोग उसको रिलाई करेंगे, बेनिफिट मिलेगा तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कि अरे एक मेंटल ब्लॉकेज होता है कि पुरानी चीज़ हमें यूज नहीं करना, लेटेस्ट चीज यूज करनी है, मॉडर्न चीजें यूज करनी होता है ना, मेंटल ब्लॉकेज होता है। मॉडर्न
जनरेशन, मॉडर्न साइंटिफिक, और वो साइंटिफिक प्रेजेंट मोमेंट हमेशा साइंटिफिक रहेगा, प्रेजेंट में जीना हमेशा साइंटिफिक रहेगा। और जो जैसे ही प्रेजेंट को इग्नोर करेगा, इग्नोर मारेगा, वो अपना फ्यूचर खराब करेगा, करेगा कि नहीं? उसका पास्ट भी खराब होगा, उसका फ्यूचर भी खराब होगा। जो प्रेजेंट में नहीं जिएगा, उसका पास्ट जो होगा ना ट्रॉमेटिक होगा या मेमोरेबल नहीं होगा। उसको रिमाइंड करना नहीं चाहेगा, अपने आप को सोचना नहीं चाहेगा पास्ट के बारे में। क्यों? उसने प्रेजेंट ठीक से नहीं जिया, इसलिए वो क्या हुआ, अधकचरा उसने सीखा, सब कुछ हाफ हाफ किया, पार्सली उसने सीखा, पार्सली उसने जिया। मोमेंट में जियो, पूरी तरह उसमें डूब के जियो, और उससे क्या होगा, फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, तो लोग आपको लाइक करेंगे, उसमें कशिश आएगी, उसमें ग्रेविटी आएगी, उसमें एक आकर्षण आएगा, उसमें एक मैग्नेटिक आपका जो है ना परफॉर्मेंस होगा, आपका मैग्नेटिक स्पीच, मैग्नेटिक परफॉर्मेंस होगा। मीन्स व्हाट, कि आप जो है रॉक करोगे। सो ये सब चीजें आप इस कोर्स में अपने आप को ट्रेन करोगे, और फिर आप देखोगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। ठीक है। उसके बाद डे 1 का जो हमारा जो कोर्स टॉपिक था, उसमें था माइंडफुलनेस क्या है। तो तब से हम आपको सिखाते आ रहे हैं माइंडफुलनेस क्या होता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, माइंडफुलनेस आता है। लेकिन कैसे रहना, पूरा इंटीग्रेटेड होकर रहना, पार्शली नहीं, होल हार्टेडली रहना है, पूरे ब्रेन को एंगेज करना है, पूरे हार्ट को एंगेज करना है, यही माइंडफुलनेस है। जॉन कैबेट-जिन, पेज नंबर 38, आप किताब खोलिए, पेज नंबर 38। जब आप पढ़ते हो ना बोल के, तो आपका ब्रेन उस पर लॉर्डली सुनता है, और वो आपकी मेमोरी में गहरी जाती है वो। ठीक है। और जब उसको रिपीट करते हो तो क्या होता है, वो मजबूत होता है। आप जितनी बार रिपीट करोगे जिस चीज को, उतना मजबूत होता है। कोई भी थॉट को, कोई भी एक्शन को, कोई भी नेटवर्क को जितनी बार आप यूज करोगे उतना मजबूत होता है। ठीक है। व्हाट आई मीन, जॉन कैबेट-जिन, जैसे मैंने बताया, जो मॉडर्न माइंडफुलनेस एक आइकन है, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। एक किताब लिखी है द कैटास्ट्रॉफी ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हर माइंडफुलनेस प्रैक्टिसर को पढ़ना चाहिए, द कैटास्ट्रॉफी ऑफ लाइफ। तो ये इन्होंने डिफाइन किया माइंडफुलनेस को इनटू मॉडर्न क्लिनिकल एंड एजुकेशनल सेटिंग्स में। आई रिपीट, मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस और एजुकेशनल प्रैक्टिस, क्योंकि आप एजुकेशन में जा रहे हो, राइट। तो उन्होंने क्या बताया है कि माइंडफुलनेस एज अवेयरनेस दैट अराइजेस थ्रू पेइंग अटेंशन। माइंडफुलनेस कैसे पैदा होता है, अटेंशन नेटवर्क को प्रेजेंट में, ऑन पर्पस। पर्पस क्या है, उस पर आपका माइंड होता है इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉन जजमेंटली। आप जज नहीं करते हो, आप किसी चीज को जजमेंटली नहीं करते, नॉन जजमेंटली करते हो। और नॉन जजमेंटल क्या है, मतलब यू टेक एवरीथिंग एज न्यू। अगर मैं जज करूंगा कि वही करीना से आज मैं मिल रहा हूं जो कल थी, वही मृगांक से आज मैं मिल रहा हूं जो कल था, then I'll make serious mistake. You're not the same guy, you're not the same girl what you were yesterday. जज करना, कल के बेस पर जज करना आज, वो मिस्टेक होता है। मतलब यू कैन बी बेटर ऑल्सो एंड यू कैन बी वर्स्ट ऑल्सो। जो आप कल थे आज वो नहीं हो। अब क्या नहीं हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो और सही भी हो सकते हो, कल से बेटर भी हो सकते हो, कल से खराब भी हो सकते हो। इसलिए कल के बेस पे जज नहीं करना, अभी क्या है उसको उस बेस पे आपके साथ इंटरेक्ट करना, अभी प्रेजेंट मोमेंट में। और नॉर्मली जो सीरियस होता है वो बदलता ही रहता है, वो अस्तो मां सतगमया, मतलब क्या, वो सत्य से असत्य से सत्य की तरफ जाता है और सत्य से सत्य की तरफ ही जाता रहता है। ये पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं। और जो नेगेटिव माइंडसेट वाले होते क्या होते हैं, वो गलत से गलत की तरफ जा रहे होते हैं या सही से गलत की तरफ जा रहे होते हैं। दो ही तरह के लोग हैं, या तो गलत की तरफ जा रहे होते हैं या सही की तरफ जा रहे होते हैं, दो ही तरह के लोग हैं। तो अगर आप सीरियस हो कि नहीं मेरे को हमेशा आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप कल जो होते आप वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम जज नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट। या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जगह भी हो। जैसे आज आप ऋषिकेश में हो, 1 साल बाद आओगे या 5 साल बाद आओगे, ऋषिकेश वही नहीं रहेगा।
10 साल बाद आओगे ऋषिकेश वही नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। गंगा है, गंगा में आपने स्नान किया था ना उस दिन, तो गंगा में जब आपने डुबकी ली थी, अब जो नेक्स्ट डुबकी ली थी वो उसी गंगा में आपने नेक्स्ट डुबकी नहीं ली थी, कितना पानी बह गया था। आता है ना कि मतलब पानी बह रहा है, आपने डुबकी ली तब तक पता नहीं कितना पानी बह गया, फिर नई गंगा में आप पानी डुबकी लो। मीन्स every moment time is passing, you're not the same person, you're not living in the same time, you are living in new time all the time. This is called non-judgmental attitude. ठीक है, ये आपको अपने इम्बाइब करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है माइंडफुलनेस के बारे में कि लोग समझते हैं कि माइंड को खाली रखना, ठीक है, एक ये माइंडफुलनेस जो है केवल मॉन्क्स के लिए है या जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए है, लोग ये समझते हैं माइंडफुलनेस। लेकिन माइंडफुलनेस एक्चुअली सबसे ज्यादा तो जरूरत है जो काम करता है उसके लिए। जो जितना सीरियस काम करता है उसको उतना माइंडफुलनेस की आवश्यकता होती है। जो जितना बड़ा प्रोफेशनल बनना चाहता है उसको उतना माइंडफुल रहना पड़ता है। ठीक है, ट्रेडिशनल माइंडफुलनेस पर्सपेक्टिव पॉइंट देखिए, आप पॉइंट देखते रहो, फिर मेरी तरफ नजर रखो ताकि आप इम्बाइब कर सको। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रेडिशनल माइंडफुलनेस पर्सपेक्टिव। पहला क्या है, द 4 फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस। पहला फाउंडेशन क्या है, माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। दूसरा क्या है, माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स। तीसरा है माइंडफुलनेस ऑफ माइंड, और चौथा है माइंडफुलनेस ऑफ मेंटल फेनोमेना। ये 4 क्या है, फाउंडेशन है माइंडफुलनेस। आप जितनी भी इंटरवेंशन सीखोगे, आई रिपीट, फॉर करीना एंड फॉर मृगांक बोथ यू आल्सो, भले ही आपका रिसर्च पर्पस है, भले ही आपका पर्पस है इसको एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना या एक्टिंग या जो भी चीजें हैं इनकॉर्पोरेट करना माइंडफुलनेस को, उसमें आप देखोगे कि 4 चीजें हैं। अब एक्टिंग में क्या करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज होती है, राइट, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जेस्चर को चेंज करते हो। वो क्या होता है माइंडफुलनेस के साथ, माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी। आप देखते हो कि मेरा बॉडी कैसे है, आप अपने शीशा के सामने आप अपने आप को देखते हो, ठीक है, मैं कैसे चलती हूँ, मैं कैसे खड़ी होती हूँ, मैं कैसे बोलते वक्त मेरी आंखें कैसे हो जाती है, मेरे चेहरे पे स्ट्रेस तो नहीं होता, यू नो, ये ओवर स्माइल तो नहीं है, ऊपर एक सुपरफिशियल स्माइल तो नहीं होता। आप चेहरे देख के पता लगा सकते हो कि ये जो मुस्कुरा रहा है वो गलत है, ऊपर का है या भीतर का है, ठीक है। जो बहुत तेज जोर से हंसता है, समझो कि वो बहुत सुपरफिशियल लाइफ जीता है। जो बात बात में हंसता है ना, समझो कि बहुत ही फॉल्स लाइफ जीता है, वो डिसेप्शन में जीता है। जो सीरियस होता है वो बात बात में हंसता नहीं है, वो बात बात में बर्स्ट आउट नहीं करता है, बहुत ही वो उसकी हंसी भी बहुत मीनिंगफुल होती है, उसका क्रोध भी बहुत मीनिंगफुल होता है, बात बात में क्रोध नहीं करेगा। और क्रोध भी रिएक्टिव नहीं होता है, अपने आप को चेंज करने के लिए होता है, किसी से बदला लेने के लिए होता है, अपने आप को बदलने के लिए होता है। क्रोध बदला लेने के लिए नहीं, क्रोध बदलने के लिए उसको उपयोग करो। तो ये सब किस में आता है, जब आप बॉडी को देख रहे हो, जब अपने फीलिंग को देख रहे हो, मेरे अंदर भी कैसे फीलिंग आ रही है, किसी ने आपको गलत बात कह दी या सही बात ही कही, जो आपके भीतर गलतियां हैं आपको पता है, देखो कैसा ट्रिगर करता है, क्या फीलिंग ट्रिगर करता है। मेरे अंदर एंगर आता है, मेरे अंदर एनिमिटी आती है, फीलिंग देखो, माइंडफुलनेस ऑफ माइंड, माइंड को देखो, इसमें क्या है, माइंड है, ग्रीडी माइंड है, एंग्री माइंड है, हैप्पी माइंड है, रेस्टलेस माइंड है, रेस्टफुल माइंड है, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। और फेनोमेना, फेनोमेना क्या होता है, मेंटल फेनोमेना, माइंड में घटनाएं घट रही होती है। क्या घटना घटती होती है, उठती है गिरती है, उठती है गिरती है। माइंड में जो भी चीज होगा वो उठेगा गिरेगा, ठीक है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो माइंड है, जब आप कोई रिएक्शन करते हो तो माइंड 10 प्रोसेस से होकर गुजरता है। जैसे मैंने बोला मृगांक माइक उठाओ, मैंने बोला ठीक है मृगांक माइक उठाओ, आपने फटाक से माइक उठाया, राइट, फटाक से माइक उठाया ना। भले ही आपने 1 मिनट के अंदर, आधा मिनट के अंदर माइक उठाया, लेकिन आपका ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। या आप चल रहे हो, सामने सांप आ गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपकी बॉडी ने उसको रिएक्ट किया। नर्वस सिस्टम मतलब क्या, वो जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। और वो जो नर्वस सिस्टम को कौन एक्टिवेट करता है, कौन चलाता है, ब्रेन चलाता है।
ब्रेन में दो सिस्टम है ना, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक में एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक है फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, ये सिंपैथेटिक है। और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट, डाइजेस्ट एंड रिकवर, रेस्ट, डाइजेस्ट एंड रिकवर। तो ये सिस्टम सब ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। तो ये मेंटल फेनोमेना होता है, माइंडफुलनेस ऑफ मेंटल फेनोमेना। और जब आप माइंडफुल होते हो तो आप देखते हो कि कैसे प्रोसेस करता है, और फिर आप माइंडफुलनेस जब प्रैक्टिस करते हो तो किसी चीज को तुरंत आप रिएक्ट नहीं करते हो, राइट, उसको आप टाइम लेते हो। अगर किसी को, खासकर जब आपको नेगेटिव बिहेव किसी ने किया, उस समय आप रिएक्टिव नहीं होते। दिस कॉल्ड फोर फाउंडेशन ऑफ माइंडफुलनेस: बॉडी, फीलिंग, माइंड एंड फेनोमेना। अब यौगिक अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, नेक्स्ट पेज। उसमें क्या है? साक्षी भाव। बोल्ट को देखो, साक्षी भाव है, ठीक है। साक्षी मतलब क्या? विटनेस करना, उसको केवल ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना, ऑब्जर्व करना। और यौगिक पाठ में बताते हैं एम्फेसाइज करने के लिए अभ्यास पे और वैराग्य। अभ्यास क्या है? रिपीटेड प्रैक्टिस, एक चीज को आप बार बार कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करो। और वैराग्य, नॉन अटैचमेंट। जैसे मैंने क्या बताया कि आपने जो भी अनुभव किया उसको उसके साथ अटैच मत करो। क्या करो? उसको बस अभी है, टेम्पररी है, उसको लेट गो, भूल जाओ उसको। बड़ा से बड़ा अनुभव हुआ हो, उसको एक्सपीरियंस करो, फिर भूल जाओ, उसको कैरी मत करो। अगर हम जो कैरी करते हैं ना, तो हमें प्रेजेंट में रहने नहीं देता, क्योंकि अभी प्रेजेंट एक्सपीरियंस कुछ और होगा, वो कल वाला एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा आपको। जो आप खाना खा रहे हो, अभी जो खाना खाओगे, भले ही वही डिश है, लेकिन आपको अलग टेस्ट फील होगा। Each time you enjoy that, means don't attach to the same taste, to the same experience, to the same things. साक्षी भाव मतलब क्या है? कि हम उसको विटनेस की तरह देखें। जो कुछ भी हो रहा है उसको हमें केवल ऑब्जर्व करना है, उसको ग्रैब नहीं करना है या उसको भेजना नहीं है, उसको हमें भगाना नहीं है। कोई डाउट है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में? साइकोलॉजिकल रिलेवेंस ऑफ माइंडफुलनेस मतलब साइकोलॉजिकली ये कैसे काम करता है। जब माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स हम प्रैक्टिस करते हैं, अब क्या होता है, कई बार भीतर ये थॉट आता है, आई एम नॉट गुड इनफ। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि आपने आज क्या सीखा, फिर आप जवाब नहीं दे पाते हो, अपने आप को ब्लेम करने लगे जाते हो, हे मैं क्या, मेरा दिमाग तेज नहीं है, या मैं डल स्टूडेंट हूं, या मैं फोकस्ड नहीं हूं, अपने आप को ब्लेम करते रहते हो। मतलब उस थॉट को देखो, या अपने आप को ओवर लेते नहीं लगते हो कि मुझे बहुत कुछ आता है, राइट। अपने आप को सोचते हो कि मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन जब टेस्ट होता है उसमें रिजल्ट कम आता है। तो थॉट क्या आ रहा है, कौन सा थॉट है, टॉक्सिक थॉट है या हेल्दी थॉट है, उस थॉट को देखना है। ऐसा थॉट जो हमें ओवर बना रहा है, ऐसा थॉट जो हमें अंडर कर रहा है, ठीक है। ओवर जज करना और अंडर जज करना दोनों ही क्या करते हैं, आपको बीमार करता है। इसलिए हमें अपने थॉट्स के प्रति क्या होना है, माइंडफुल होना है। इमोशंस जो हमारे भीतर फिजिकल सेंसेशंस होते हैं या थॉट्स आते हैं, वो मेमोरीज है, इंपल्सेस है, ये सब क्या करता है, एक इमोशन क्रिएट करता है। अगर कोई फ्राइटनिंग थॉट आता है, देखो भीतर क्या है, दो चीजें हैं, एक थॉट है, दूसरा क्या है, इमोशन। अगर कोई डर वाला थॉट आएगा तो इमोशन भी ऐसा क्रिएट होगा, डर पैदा होगा, ठीक है। और वो इमोशन क्या करता है, वो एक एनर्जी क्रिएट करता है। वैसे आप एक्टर हो, राइट। अगर आप कोई बहुत दर्दनाक एक्टिंग सीन कर रहे हो, बहुत दर्दनाक सीन कर रहे हो, आपको सोचना पड़ता है कि भाई मैं उस सिचुएशन में अभी हूं, है ना। आप माइंडसेट बनाते हो, फिर उस इमोशन को क्रिएट करते हो आप, आर्टिफिशियल इमोशन। और कई बार क्या होता है, उस इमोशन सीन को करने के बाद भी इतना स्ट्रांग होता है, आप तुरंत रिजिलियंस, तुरंत आप रिवर्ट बैक नहीं करते हो। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि मैंने भी कभी स्टेज किया था, इसलिए आई कैन फील दैट। जब उस इमोशन को जब हम एक्ट करते हैं तो उस इमोशन से हमें गुजरना होता है। जब फिर हम अगर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं करते हैं
तो हमारे ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन हो जाता है, उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। आप देखोगे कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस इमेज से बाहर ही नहीं आ पाते लाइफ लॉन्ग। अब किसी ने भीष्म पितामह का रोल किया तो जिंदगी भर वो अपने आप को भीष्म पितामह ही समझने लग जाता है। किसी ने कृष्ण का रोल किया तो जिंदगी भर अपने आप को कृष्ण ही समझने लग जाता है। किसी ने राम का रोल किया तो जिंदगी भर अपने आप को राम ही समझने लग जाता है। साइकोलॉजी क्रिएट कर लेता है। मतलब क्या, माइंडफुलनेस उसके अंदर है ही नहीं। उसने ऑब्सेशन क्रिएट कर लिया। ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना, उसके अंदर को मेंटली एक सिकनेस आ जाता है। उस इमेज से बाहर आ जाओ। आपने एक्ट किया, भूल जाओ। जो परफेक्ट सुपरस्टार होता है उस इमेज में बनता ही नहीं। वो अपने आप को समझता नहीं कि मैं हीरो का रोल कर रहा हूं तो मैं हीरो ही हो गया, या मैं राम का रोल कर रहा हूं तो राम ही हो गया, मैं रावण का रोल करता हूं तो रावण ही हो गया। अब देखो कि ऐसे विलन्स होते हैं जो विलन्स के रोल करते हैं, निजी जिंदगी में बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं कि नहीं? बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन अगर कोई विलन का रोल करता है वो विलन ही रह जाए, उससे बाहर नहीं आए। लेकिन हीरो के अंदर ये साइकोलॉजी आ जाती है कि नहीं, मैं तो, वो रियलिटी को इग्नोर मारता रहता है, जबकि वो होता नहीं है ऐसे। अगर कोई राम बनना चाहते हो ठीक है, व्हाट आई मीन कि हमें इमोशन क्रिएट करो, फिर उसको भी छोड़ दो। कभी आपको एंग्री होने का नाटक भी करना पड़ता है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। वैसे था ना कि एक सांप था, जहरीला सांप था, वो बहुत फुफकारता रहता था और वो डसता भी था। तो सांप नेचुरली बाय नेचर क्या होता है, बहुत ही एरोगेंट होता है सांप बाय नेचर, बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही एंग्री होता है, बहुत ही फ्यूरियस होता है। स्नेक्स, कोबरास। लेकिन कुछ कोबरा ऐसे होते हैं जो काम होते हैं, जो मतलब कुछ होते हैं ऐसे, और वही बाद में चल के क्या होता है, उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो बहुत देवता बन जाता है। तो ऐसे ही कोबरा था, बहुत ही वायलेंट कोबरा था। तो नारद ऋषि उससे गुजरे थे, जो कहानी है। तो नारद ऋषि ने उसको दीक्षा दी, बोले कि मेरे को भी दीक्षा दे दीजिए, मैं भी संत बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तू तो सांप हो। कहा हाँ मैं करूंगा। कहा काटोगे नहीं? तो नहीं, मैं नहीं काटूंगा, मैं संत बन जाऊंगा। ठीक है, बन गया संत। अब जो है उस कोई जो है आता, उसको बिल्कुल ही उसके साथ खेलता, उठा के फेंकता, फिर भी वो किसी को कुछ नहीं करता। फिर दोबारा आया तो देखा कि लहूलुहान था। फिर उन्होंने कहा ऐसे हालात, कहा मैंने तो दीक्षा ली है ना, तो मैं तो अब वायलेंस नहीं करूंगा। खैर मैंने तुम्हें वायलेंस करने के लिए रोका, लेकिन वायलेंस का एक्टिंग करने के लिए थोड़ी रोका था। तुम फुफकारो, तुम अपने जैसे फन उठाओगे, लोग डर के मार के भाग जाएंगे। तो नेचुरली सांप भी जो है ना, वो फुफकारता है, पहले काटता नहीं, हो पहले फुफकार मारता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका। वैसे ही एंगर क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। आप आर्टिफिशियल एंगर यूज करते हो लेकिन उसको भूल जाते हो। तो माइंडफुलनेस ऑफ इमोशन अगर आप क्रिएट करोगे तो आप देखोगे कि इमोशन आया फिर गया। कुछ हम क्रिएट करते हैं और कुछ हमारे संस्कार से आते हैं, हमारे हैबिट से आते हैं, जो हमने कभी क्रिएट किए थे, और वो इमोशन जो है वो भी हमें कैरी नहीं करना। हैबिट्स, माइंडफुलनेस ऑफ हैबिट्स। अब हैबिट्स के प्रति भी क्या होते हो, माइंडफुल होते हो। मतलब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कई लोगों की हैबिट होती है फटाक से बोल देना। बात कर रहे होते बीच में टांग अड़ा देना, पूरी बात खत्म नहीं हुई तो बीच में बोलते जाना। बहुत सारी ऐसी हैबिट होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं, जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। एरोगेंस का हैबिट होता है, या रिएक्टिवनेस का हैबिट होता है, या सुपर परफॉर्मर का हैबिट होता है। तो अपने आप को ग्राउंडिंग करना भी, अपने देखो कि मैं कहीं ओवर तो नहीं हूं, ओवर ग्राउंडेड भी नहीं हूं, ओवर एक्टिविटी भी तो नहीं हूं। उस हैबिट्स को देखो और उसको ट्यून अप करो। मतलब पहला माइंडफुलनेस होता है उसको आइडेंटिफाई करना, दूसरा होता है उसको हमेशा कंट्रोल में रखना, तभी हम हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। उसका होता है माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस आजकल बहुत है भीतर, लोगों के भीतर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और इस कारण ही रोड रेज होता है। रोड रेज देखते हो कितना रोड रेज होता है। लोग जो है एक दूसरे को बात बात में फायर कर देते हैं, मार देते हैं। पार्किंग के लिए लड़ाई हो जाती है, घर पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाती है, रिलेशनशिप में लड़ाई हो जाती है। 12 साल का रिलेशनशिप झटके में टूट जाता है। क्यों? एरोगेंस के चलते, ईगो के चलते, सेल्फिशनेस के चलते और स्ट्रेस के चलते। सबके रूट में क्या होता है, स्ट्रेस, पीयर प्रेशर। स्ट्रेस होता है कि मेरे को
सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब होता है। उसके कारण जो है बनती चीजें बिगड़ जाती है। इसलिए स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करो, उसका कॉज क्या है, और फिर उसके ऊपर काम करो। चौथा होता है न्यूरोबायोलॉजिकल रेलेवेंस ऑफ माइंडफुलनेस। इसमें सबसे पहली चीज होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये मैंने बताया था ना, ये जो हमारा क्या होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। इसको हमें रेगुलेट करना होता है, ठीक है। कॉन्शियस रिस्पॉन्स सेंटर, ये होता है कॉन्शियस रिस्पॉन्स सेंटर, वाइज रेगुलेशन। When it functions well, the student is more able to reflect before acting. जिसका पीएफसी एक्टिव नहीं होता, वो क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है। वो अपने लिम्बिक सिस्टम से काम करता है, मतलब एंगर से काम करता है। कंडीशनड माइंड, कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग होती है, जजमेंटल माइंड से वो काम करता है। इसलिए क्या होता है, वो अनहेल्दी होता है। तो न्यूरोबायोलॉजिकल होता है, मतलब पीएफसी को क्या करना, ट्रेन करना। अमिगडाला अलार्म सिस्टम, अमिगडाला क्या होता है, विद इमोशनल सैलियंस, फियर, थ्रेट डिटेक्शन एंड रैपिड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। जब आप थ्रेट में आते हो, रिजेक्शन में आते हो, अनसेफ फील करते हो, इमोशनली ट्रिगर्ड होते हो, तो अमिगडाला क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। और उसी एक्शन में क्या होता है, जो एक्शन आता है, आप जो एक्शन लो, अमिगडाला, एक्टिव अमिगडाला में आप जो बोलोगे, जो आप एक्शन लोगे, वो सब गलत होता है, सब नुकसान करता है। तो माइंडफुलनेस के द्वारा उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। अब हम बताएंगे कैसे कंट्रोल होता है। कंट्रोल हम आगे बताएंगे कैसे, जैसे सांस लेने से होता है, ठीक है। उसके बाद स्टॉप टेक्निक यूज करने से होता है, माइंडफुल वॉकिंग करने से होता है, माइंडफुल ब्रीदिंग से होता है, माइंडफुल ट्रेनिंग से होता है, माइंडफुल इंटरवेंशन से होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये सब रिस्पॉन्सेस कम होते हैं। अमिगडाला को आप शांत कर दो। कई बार आप इतने डर जाते हो, लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी अपने आप को, फिर उस समय क्या करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। अब क्या है, माइंडफुल वॉक करो, या माइंडफुल ब्रीदिंग करो, या माइंडफुलनेस का अदर है, जैसे माइंडफुल इंटरवेंशन, माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन, जैसे स्टॉप टेक्निक है, लेट गो है, काइंडनेस है, फॉरगिवनेस है, यू नो। लेट गो बहुत हेल्प करती है। अरे जाने दो, क्या हुआ, ऐसे किसी ने हर्ट किया आपको, तो आप उसको पकड़ के बैठते हो, आप दोस्त यार छोड़, क्या है, जाने दे, कई बार नुकसान हो जाता है, छोड़ो ना, फिर हो जाएगा, जिंदगी रही तो बहुत कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब ये क्या करता है, वो आपको टेंशन को कम करता है। अमिगडाला को एक्टिवेट नहीं करता, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। पीएफसी, इसको बोलते हैं पीएफसी। पीएफसी क्या करता है, हमेशा रास्ता निकालता है, समस्या को ठीक करता है पीएफसी। इंसुला क्या करता है, उसको फील करता है बॉडी के अंदर, कहाँ पेन है, कहाँ टाइटनेस है, कहाँ ब्लॉकेजेज है, उसको फील करता है इंसुला। हार्ट बीट को या इमोशनल सेंसेशंस को सबको फील करता है इंसुला। एसीसी, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, अटेंशन को मॉनिटर करता है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि अटेंशन नेटवर्क होता है, आज आपने बताया, मैंने बताया था ना आज, अटेंशन नेटवर्क, उसमें काम क्या करता है, एसीसी, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये नाम सब याद रखना, ठीक है, ये नाम सब याद कर लेना, बहुत काम आएगा सेल्फ प्रैक्टिस में सबसे पहले, फिर टीचिंग में भी बहुत काम आएगा कि मेरा इंसुला ठीक काम कर रहा है क्या, मेरा अमिगडाला ज्यादा एक्टिव तो नहीं है, मेरा पीएफसी काम कर रहा है क्या, ठीक है, मेरा एसीसी काम कर रहा है क्या, मेरा एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो स्ट्रेस और कामनेस लाता है, ठीक है, वो कहीं हाइपर एक्टिव तो नहीं है, ये काम कर रहा है क्या। अब देखो ब्रेन का जो है उसमें हमने दिया है 45 पेज नंबर पर, इसको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। स्क्रीन देखो, क्योंकि ये कलर में है ना, दिख रहा है ना। यस सर। ये देखो, ये ब्रेन है, ये है एसीसी, इसको हम एसीसी कहते हैं, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये है इंसुला, ये है थैलेमस, ये है पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये एंटायर एरिया है, उसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, फ्रंट वाला पार्ट। ये मिडिल कॉर्टेक्स है, और ये ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल मतलब बैक,
और ये टेम्पोरल साइड। ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं ना, फ्रंट, मिडिल, बैक एंड साइड। और ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ब्रेन एक बाहर से दिखता है कि ब्रेन है, लेकिन ब्रेन के भीतर कई सारे पार्ट्स हैं, सर्किट्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का एंगर इश्यू है, समझो कि इसका अमिगडाला सही नहीं है, हाइपोथैलेमस सही नहीं है, हिप्पोकैम्पस सही नहीं है। ठीक है, ये सब काम करता है। थैलेमस ये है, ये सब जो है पार्ट्स हैं। इसको किताब में देखना ध्यान से, और माइंडफुलनेस के द्वारा आप क्या करोगे, इसको रेगुलेट करोगे, इसको ठीक करोगे। उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन दिया है, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग दिया है, राइट। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, जब कभी आपको लगे कि इनमें से कोई काम नहीं कर रहा है ठीक से, क्या करो, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करो, बस ऐसे। हमारा वैगस नर्व एक्टिवेट होता है। वैगस नर्व हमारे ये जो ब्रेन स्टेम है वहां से निकलता है और यहाँ आता है, हमारे आंखों में, कान में, नाक में, सब फैला हुआ है। ये जो है हमारे लंग्स में, हार्ट में, पेट में, गट्स में, हर जगह वो नर्व फैला हुआ है। और जैसे ही आप हमिंग आवाज निकालते हो, कौन सी आवाज, हमिंग, याद रखना, लेना उतना काम नहीं करता जितना छोड़ना। जब कभी स्ट्रेस हो, छोड़ने वाली सांस ज्यादा हेल्प करती है, लेने वाली सांस उतनी नहीं, लेने वाली सांस उतनी हेल्प नहीं करेगी। आप फील करना, कभी ट्राई करना, जब कभी एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, फियर में हो, जल्दबाजी में हो, भले इन ब्रेथ शॉर्ट हो, लॉन्ग ब्रेथ और हमिंग जोड़ दो तो वैगस को और एक्टिव करता है। और ये दूसरा जो इंटरवेंशन है, स्टॉप। स्टॉप इंटरवेंशन है। स्टॉप क्या है, एब्रिविएशन है, STOP। स्टॉप मतलब, S मतलब क्या होता है, स्टॉप। T मतलब होता है टेक अ ब्रेथ। O मतलब होता है ऑब्जर्व। P मतलब होता है प्रोसीड। मतलब जब कभी स्ट्रेस आए, स्टॉप प्रैक्टिस करो, मतलब रुक जाओ, सांस लो, ऑब्जर्व करो, और सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, इसको ऑब्जर्व करो और फिर प्रोसीड करो। किसको करें, अपने सांसों को या फिर फुल होल बॉडी को ऑब्जर्व करें या थॉट को? हाँ, आप थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, इमोशन को ऑब्जर्व करिए, ट्रिगरिंग कॉजेज को ऑब्जर्व करिए कि क्यों मैं स्ट्रेस में हूँ। स्टॉप आप इसलिए कर रहे हो तो क्योंकि आप कभी जल्दबाजी में थे, अभी जल्दबाजी में थे या अभी स्ट्रेस में हो, और इस स्टॉप इंटरवेंशन को आप यूज कर रहे हो, जैसे सांस को आपने यूज किया था। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करना, कभी प्रैक्टिस करना। स्टॉप हो जाओ, सांस लो, ऑब्जर्व करो अपने थॉट को, इमोशन को, सिचुएशन को, चीजों को ऑब्जर्व करो, और फिर कुछ समय बाद फिर अपना जो काम कर रहे थे वो करो। इसमें मैंने स्क्रिप्ट भी दी हुई है। स्टॉप स्क्रिप्ट कैसे आप क्यों करोगे, क्यों मतलब कैसे गाइड करोगे स्टूडेंट्स को, इसमें से आप अपना एक मॉडल बना सकते हो इस बेस पे। ठीक है, तो खाने से पहले, बोलने से पहले, रिएक्शन देने से पहले स्टॉप का यूज कर सकते हो। या आप कुछ काम कर रहे हो, लगा कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा, बस स्टॉप यूज कर लो, सांस ले लो, ऑब्जर्व करो, फिर प्रोसीड। एनी क्वेश्चन इन दिस? जो पर्पस ऑफ द प्रैक्टिस है, लाइक गैप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये थोड़ा समझा दीजिए मुझे। हाँ, ये कॉन्शियस गैप, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कैसे गैप क्रिएट होता है? क्या होता है, अगर किसी ने कुछ ट्रिगर किया, एंगर को ट्रिगर किया, उस टाइम तुरंत उसको रिस्पॉन्स नहीं देना है, तुरंत जवाब नहीं देना है। भले ही उसने आपको डिलिबरेटली आपको इंसल्ट किया या अनजाने में उसने गलती कर ली, लेकिन उसने ट्रिगर तो कर दिया ना आपके भीतर। क्या कर दिया, एंगर ट्रिगर कर दिया। उसको स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलाई मतलब होता है जिसने ट्रिगर किया, ग्रुप प्लूरल होता है स्टिमुलाई, स्टिमुलस होता है सिंगुलर स्टिमुलस। किसी ने, एक चीज ने या एक व्यक्ति ने आपको ट्रिगर किया, उसको ऑब्जर्व करो, स्टॉप हो जाओ, तुरंत रिस्पॉन्ड मत करो। ये पर्पस होता है उसको, ताकि रिएक्शन टाइम को प्रोलॉन्ग करना। अगर आपने रिएक्शन टाइम को प्रोलॉन्ग कर दिया ना, तो आपका रिएक्शन उतना टॉक्सिक नहीं होगा, उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। कई बार क्या करता है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं,
उससे बहुत चीजें बिगड़ती हैं। ये पर्पस है कि रिएक्शन का टाइम कम करो, ताकि आपका रिएक्शन जो है एक होलिस्टिक हो, हीलिंग हो, ना कि टॉक्सिक हो या डैमेजिंग हो या डिस्ट्रक्टिव। तो माइंडफुल जार एक्टिविटी है जिसमें आप देखते हो, इसमें हमने एक फोटो भी दिया है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो एक एग्जाम्पल है। ये जार एक्टिविटी आप अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। दिख रहा है? ये देखिए, एक आप जार लोगे, इसमें कुछ ग्लिटर्स डाल दोगे इसमें, ठीक है, ग्लिटर्स डाल दोगे और उसको हिलाओगे तो स्टूडेंट को दिखाओगे, देखो ये जब तक ये हिल रहा है, जब तक ये अनरेस्ट में है, जब तक ये मूव कर रहा है, तब तक पानी नहीं दिख पाएगा, ठीक है, पानी क्लियर नहीं है। तो माइंड क्या है? एक पानी की तरह है। उसमें जब तक एंगर होगा या रिवेंज का फील होगा, नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इमोशन, क्या होता है? ग्लिटर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही इसको सेटल होने दोगे, फिर वो क्या होता है? वो नीचे बैठ जाता है, आपका पानी क्या होता है? साफ हो जाता है। वैसे ब्रेन होता है। मतलब ब्रेन में जब ग्रीड होगा, एंगर होगा, डिल्यूजन होगा, तो ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा। आप ब्रेन के भीतर आप देख नहीं पाओगे क्या सही है क्या गलत है। उस ब्रेन के अंदर एबिलिटी नहीं होती टू सी थ्रू दी थिंग्स, चीजों को वैसे ही देखना जैसा है। जब तक वो घूम रहा है तब तक पानी को आप समझ रहे हो कि ये गंदा पानी है, चलो हो जाने दो। फिर उस पानी की सफाई को देख पाओगे। कितना भी गंदा पानी हो उसको हम साफ कर सकते हैं, राइट कि नहीं? आजकल सीवर का पानी भी, सीवेज का पानी भी क्या करता है? ट्रीटमेंट करके पीने वाला पानी बना देते हैं ना, ट्रीटमेंट करके, उसको फिल्टर करके उसमें से कंटेंट निकाल के उसका ट्रीटमेंट करके। वैसे ही ब्रेन का ट्रीटमेंट होता है। क्या? पीस, ट्रैंक्विलिटी, नो रिएक्शन। तो ये एक इंटरवेंशन है जो आज आपको प्रैक्टिस करना था, और जो आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, इसको और बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? देखो, आज चूंकि कई सारी चीजें थी जो हमें कवर करनी थी, उसको हम कवर कर रहे हैं, लेकिन आप इसको शांति से और पढ़ना और स्टडी करना। फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको हम करेंगे। क्योंकि आज डायरी प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, मतलब माइंडफुलनेस डायरी को आप प्रोड्यूस करो, उसको लिखो, ठीक है, बनाओ। अभी जो आप नोट कर रहे हो अलग चीज है, माइंडफुलनेस डायरी अलग हो, जो कि आप हर साल आप एक बनाओ। उसमें डे वाइज होता है ना, हर डे का उसमें नोट करो। उसका पर्पस होता है अवेयरनेस को डेवलप करना, ठीक है। मैंने क्या किया, क्या गलतियां की, क्या सही किया, क्या गलत किया, गलत को ठीक करो और सही को और बढ़ाओ। क्या रिकॉर्ड करना है, उसमें डेट, टाइम, प्रैक्टिस नेम, क्या मैंने प्रैक्टिस किया, ड्यूरेशन कितना किया, बॉडी सेंसेशन, जितना समय है उतना। मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है पेज नंबर 53 पे देखो। उन सब चीजों को, पॉइंट को आप कवर कर सकते हो उस डायरी में, एवरीडे डायरी में। मतलब ये अपने स्टूडेंट्स को भी बता सकते हो, खुद के लिए भी, सबसे पहले खुद के लिए। ये आपके रिसर्च में भी काम आएगा, ठीक है। व्हाट वाज द ट्रिगर, व्हाट इमोशन एरोज, व्हाट हैपेंड टू इन द बॉडी, पेज नंबर 54 के एंड में दिया हमने ये पॉइंट्स। इन सब का आंसर लो अपने आप से, ऑनेस्टली आंसर लो, ऑनेस्ट आंसर लो, ठीक है। डायरी आप बनाओ एवरीडे का, डे 1 का। जैसे डे 1 कल आपने क्या सीखा था, ठीक है, क्या आपको फील हुआ। देखो, हर सेशन के बाद मैं पूछता हूं आपसे कैसा फील हुआ, ठीक है, कैसा लगा। देखिए, एक डायरी मेंटेन है, उससे हमें भी पता चलता है, आपको भी पता चलता है, और आप ऑनेस्ट फीडबैक देते हो ताकि आपके टीचर को हेल्प मिलती है, आपको भी हेल्प मिलती है।